बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? CS 301 डेटा स्ट्रक्चर्स की फ़ाइनल टर्म की एग्ज़ाम प्रेपरेशन के सिलसिले में आज हमारी पहली वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम आपके एग्ज़ाम का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी MCQs का जो सेक्शन है उसको आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विकली ज़रा देख लेते हैं हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद या ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको लास्ट मोमेंट पे हम एक अच्छा सा बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा रिफ्रेशर दे दें ताकि इससे आपकी तैयारी, इससे आपकी प्रेपरेशन उसको ज़रा सप्लीमेंट कर सकें, हम उसको बेहतर कर सकें और आपको थोड़ा हेल्प आउट कर सकें और मुख्तसर से वक्त में एक रिफ्रेशर से आप अपनी तैयारी को और बेहतर आसान कर सकें। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी तो कदरे बेहतर है और वो चाह रहे हैं कि कुछ अगर उनको कंटेंट मिल जाए और कुछ पास्ट पेपर या कुछ पास्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वो अगर मिल जाएं तो उनको थोड़ा सा इससे प्रैक्टिस भी मिल जाए और थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड हो जाए। तो यूँ आप अपना एग्जाम अच्छा इंशाल्लाह अटेम्प्ट भी कर सकेंगे और एक अच्छा स्कोर भी अर्न कर सकेंगे। हमारा एजेंडा क्या होगा इस वीडियो में कि हम 40 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे और ये सारे MCQs होंगे। यही 40 सवाल आप अपने इम्तिहान में भी करते हैं जिसमें आपको 33 करने होते हैं। तो आप एम कीजिए कि आप गिवन टाइम में 40 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करें ताकि कोई 1, 2, 4 अनफॉर्चुनेटली अगर आप गलत पिक करते भी हैं स्टिल यू हैव रूम टू अचीव 100% इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन। तो आप इस वीडियो की जो लेंथ है वो तकरीबन कुछ 50 से 60 या 65 मिनट्स की एक्सपेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, की टेक अवेज आपके लिए क्या होंगे। तो हम आपको एक तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी देंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेंगे और एक अहम चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि हम आपको कीवर्ड्स की टेक्निक सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम ये करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ 1-2 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैं हाईलाइट करता जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा इन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना शुरू करें तो आपको अपने आंसर ऑप्शंस में से क्विकली या एटलीस्ट चंद सेकंड्स तक आप आइडिया कर सकेंगे कि विच ऑप्शंस टू पिक, यानी कौन सी ऑप्शन आंसर ऑप्शन में से बिल्कुल ठीक है या वो आपको पिक करनी है। तो कीवर्ड्स हैं, इस चीज़ को आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करना है और आइंदा भी कोई सब्जेक्ट हो आपका आपने यही फॉलो करना है। बिलीव मी, आपको ये काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। दूसरा जो आपको इससे लर्निंग आउटकम मिलेगा वो ये है कि आपके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह एक गैप एनालिसिस होगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ काम करना है, कुछ हल्की सी स्लाइट ओवरव्यू आपने दोबारा ले लेनी है बिफोर गोइंग टू योर रियल एग्जाम। सो इफ यू आर स्टिल प्रिपेयर्ड एंड यू स्टिल रिव्यू द एग्जाम प्रैक्टिस विद अस, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड that you are going to maximize the probability of securing 99% or even 100% in your multiple choice question section इंशाल्लाह। तो चलिए अब हम फॉर्मली अपना एग्जाम जो है वो उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ देयर आर 100 एलिमेंट्स इन हीप। तो आपको मैं सिर्फ पहले क्वेश्चंस में जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आप देखिएगा हीप और ये एक और फंक्शन होता है या मेथड होता है डिलीट मिन या ऑपरेशन आप कह सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन आपको जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर फोकस करना है। आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर ऑप्शंस में से क्या पिक करना है या किन को आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, चले। तो कहा यह गया कि आपके पास कोई हीप है और उसमें 100 एलिमेंट्स हैं। हीप आपको पता है एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ठीक है, जिसमें से नोड्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होते हैं या प्लेस किए जाते हैं। आपको ये भी पता है कि मिन हीप होती है और मैक्स हीप होती है और अगेन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ठीक है, इसको अपनी ज़हन में रखना है। तो हीप आपके पास एक 100 एलिमेंट्स की है और आपने 100 टाइम्स डिलीट मिन ऑपरेशंस को कॉल किया है, उस फंक्शन को आपने कॉल किया है। अब जब ये कॉल कर लेते हैं तो आपको पता है ईच टाइम डिलीट मिन क्या करता है, एक हीप में से एलिमेंट निकालता है और हीप का ऑर्डर दोबारा मेंटेन करता है। उसके बाद आप फिर डिलीट मिन को कॉल करेंगे तो वो एक और एलिमेंट आपको देगा। तो यूं आपने अगर 100 टाइम्स ये डिलीट मिन को कॉल किया, इसका मतलब ये है कि आपके पास 100 एलिमेंट्स या 100 आइटम्स वो हीप से बाहर निकल आए हैं, आपने उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया आसान लफ्जों में। तो जब आप ये सारे एक्सट्रैक्ट करते हैं
तो चाहे मैक्स हीप है चाहे मिन हीप है, दोनों सूरतों में डेटा आपको सॉर्टेड मिलेगा। डिपेंड करता है, अगर मैक्स हीप है तो आपका सबसे जो रूट पे होगा वो बड़ा नोड में बड़ी वैल्यू होगी, वो जब आएंगी तो बड़ी वैल्यू पहले, उसके बाद फिर उससे छोटी। तो यूं मैक्स हीप के केस में आपके पास डेटा आएगा डिसेंडिंग सॉर्ट में, और मिन हीप के केस में पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी और उससे बड़ी। तो यूं आपके पास डेटा आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन दोनों सूरतों में डेटा आपके पास क्या आएगा, सॉर्टेड आएगा। तो यहां से आप देख लीजिए पहली ही ऑप्शन क्या है, सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक्स डैश टाइम। तो आपने सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स देखे हुए हैं, सॉर्टिंग के प्रोसीजर आपको पता है, और अगर आप देखें इन द टर्म्स ऑफ टाइम कि वो कितना टाइम लेते हैं, इन द टर्म्स ऑफ टाइम्स कम्प्लेक्सिटी, तो आपको पता है आपके जो सॉर्टिंग के प्रोसीजर्स हैं ज्यादातर वो कितना टाइम लेते हैं, n log n। तो यहां से आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्सप्रेशन इफ। ये देखिएगा हीप से पहले क्या लिखा हुआ है आपका, ये नॉट ऑपरेटर, आपको अच्छी तरह पता है ये आपका नॉट ऑपरेटर होता है। तो इफ नॉट हीप इज एम्प्टी उसका फंक्शन है या मेथड आप कह सकते हैं। तो ये चेक किया जा रहा है कि हीप वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये नॉट का ऑपरेटर ना होता तो इसका ये चेक किया जा रहा था इफ हीप इज एम्प्टी। तो यहां पे क्या चेक कर रहे हैं हम, इफ हीप इज नॉट एम्प्टी, यानी उस हीप में कोई एक या एक से ज्यादा नोड्स अवेलेबल हैं। तो यहां से आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट है कि हम ये चेक कर रहे हैं, या ये एक्सप्रेशन जो है ये चेक कर रहा है कि हीप इज नॉट एम्प्टी। यहां से हम ये चेक कर रहे हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ट्री हैज 20 एजेस। आप ट्री के ज़हन में रखिए 20 एजेस आपके पास हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ट्री के अंदर अ ट्री विद n नोड्स हैज n-1 एजेस। ठीक है, यानी जितने ट्री के अंदर नोड्स होते हैं उसमें से एजेस एक कम होता है। तो इसका मतलब ये है अगर एजेस 20 हैं तो एजेस एक कम है नोड से, या दूसरे लफ्जों में नोड एजेस से एक ज्यादा होता है। तो अगर एजेस 20 हैं तो नोड्स फिर कितने होंगे, n+1, यानी 20 + 1 दैट इज 21। यहाँ थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 4। ये आपने याद रखना है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री है, हाइट उसकी 4 है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो एक ऐसा ट्री जिसकी हाइट 4 है उसकी आपने बताना है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला क्या होता है, 2⁻⁻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 ⁻
नंबर, उसमें से आप एक -1 करते हैं। तो यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 4 + 1 हो जाएगा, वो क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर 5, दैट इज 32, और उसमें से एक -1 करेंगे तो क्या बनेगा 31। तो ऑप्शन 3 आपकी करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, 2 रेज़ टू द पावर h + 1, इसको आप पैरेंथेसिस में लिख लीजिए और उसके बाद इसमें से जो वैल्यू बने आप एक माइनस कर दीजिए। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे ट्री के अंदर, जिसकी ट्री की हाइट क्या होगी h। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अहमद इज ए कजन ऑफ अली एंड अली इज द कजन ऑफ असद, देन अहमद इज द कजन ऑफ असद। यहाँ आप ये कर सकते हैं कि अहमद जो है वो अली का कजन है, ठीक है, और अली जो है वो फिर क्या है, असद का कजन है। तो इसका मतलब है हम यूँ कह सकते हैं फिर कि अहमद का और असद का भी एक रिलेशनशिप होगा कजन्स वाला। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं, आपको याद होगा कि ये ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी है कि इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए आल्सो बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो तीन चीज़ें जब इस तरह से रिलेट होती हैं आपस में कि एक दूसरे के साथ और दूसरी का तीसरे के साथ रिलेशनशिप है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का भी थर्ड के साथ रिलेशनशिप है। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, यहां से आपकी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन रीजन ऑफ यूजिंग हीप इन दी प्रायोरिटी क्यू इज। आपको पता है कि प्रायोरिटी क्यूज को हीप से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि आप परफॉर्मेंस को फोकस कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रायोरिटी क्यूज की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाह रहे होते हैं, उनको इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। तो यह पहली ऑप्शन आपके पास क्या है,
कि आप हीप को प्रायोरिटी क्यू में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन द 10th लेवल ऑफ ए परफेक्ट बाइनरी ट्रीज। आपके पास कोई ट्री है और उसका 10th लेवल आ गया, वहां 10th लेवल के अंदर आपने बताया है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो आपको पता है फार्मूला ये है, अ परफेक्ट बाइनरी ट्री दैट हैज के लेवल, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, 2 की पावर के। यानी जब आप 2 की पावर जो नंबर ऑफ लेवल पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल नोड्स कितनी हैं, तो वो आप 2 रेज़ टू द पावर दे दीजिए। मिसाल के तौर पे आप रूट में होते हैं, ठीक है ना, ये देखिए आप रूट में हैं, तो रूट में आपका क्या होता है, लेवल 0। तो यहाँ अगर आप 2 रेज़ टू द पावर 0 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, 1। तो उसका मतलब ये आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कितने 1, और रूट में आपको पता 1 होता है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास एक लेवल नीचे आप आ जाइए, यहाँ इस लेवल के ऊपर, तो ये आपका पहला लेवल है। तो यहाँ पे ये पहला लेवल हुआ, आप 2 रेज़ टू पावर 1 करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब है पहले लेवल में आपके पास बिल्कुल 2 नोड होते हैं। अब यहाँ चले जाइए सेकंड लेवल के ऊपर, और यहाँ आपके पास जारी बात है एक नोड यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड लेवल है। तो ये लेवल नंबर 2 है। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 चूंकि लेवल 2 है तो ये क्या बनेगा, 4। इसका मतलब है सेकंड लेवल के ऊपर या लेवल 2 के ऊपर नंबर ऑफ नोड्स कितने बने, 4। इसी तरह 3 के ऊपर आप देखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 कर लीजिए, वो 8 निकल आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस लेवल पे आप नंबर ऑफ नोड निकालना चाहें उस लेवल को 2 रेज़ टू द पावर में डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया, 10th के ऊपर निकालने हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा आप 2 रेज़ टू द पावर 10 कर दीजिए, और 2 रेज़ टू द पावर 10 आपको पता है क्या होता है, 1024। तो यहाँ से आपकी सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द परकलेट डाउन प्रोसीजर विल मूव द स्मॉलर वैल्यू डैश एंड बिगर वैल्यू डैश। तो आपके पास हीप का ऑर्डर मेंटेन है, आपने कोई वैल्यू इंसर्ट की, कोई नोड इंसर्ट किया या वहां से डिलीट किया, तो क्या होता है, इसको रीऑर्डर करना होता है, तो परकलेट डाउन कॉल होता है, और वो फिर क्या करता है, जो स्मॉल वैल्यूज होती हैं उनको ये क्या करता है, अप कर देता है, और जो बिगर वैल्यूज होती हैं उनको क्या कर देता है, डाउन कर देता है। ये परकलेट डाउन में ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो यह आंसर की क्या ऑप्शन हमारे पास आएगी, थर्ड ऑप्शन, कि स्मॉल वैल्यूज को अप कर देगा और बिगर वैल्यूज को डाउन कर देगा। राइट लेफ्ट तो होता ही नहीं है, तो अप और डाउन ही हो सकता है। परकलेट डाउन के केस में स्मॉल वैल्यूज हमेशा ऊपर जाती हैं और बिगर वैल्यूज जो हैं वो नीचे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैविंग n नोड्स द सम ऑफ हाइट ऑफ नोड्स इज। अगेन ये भी आपका क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। द फार्मूला फॉर द सम ऑफ हाइट्स of the nodes is s is equal to n minus h minus 1। ये आपने पढ़ा होगा जरूर, आपने हैंडआउट्स में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी नंबर ऑफ नोड्स माइनस हाइट माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको याद होगा तो आप क्विकली जो है वो फोकस कर सकेंगे और पहली ऑप्शन अपनी करेक्ट जो है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प क्रिएट द हीप एट वंस। ये समझ लीजिए एक फेमस या कोर कॉन्सेप्ट है हीप से रिलेटेड, हीप एट वंस। आप बिल्ड करते हैं हीप को बिल्ड से, या फिर हीप एट वंस जो है वो करते हैं अगेन बाय मेथड, बाय कॉन्सेप्ट और बाय डेफिनेशन। आप क्या करते हैं, परकलेट डाउन यूज करते हैं। तो परकलेट डाउन आपके पास वो प्रोसीजर है जो आपको हेल्प करता है कि आपको हीप एट वंस वो क्रिएट कर देता है। तो यहाँ से आपकी फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ यू वांट टू फाइंड द थर्ड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे ऑफ एलिमेंट्स क्रिएटेड आफ्टर अप्लाइंग द बिल्ड हीप मेथड। यानी आप ये समझ लीजिए कि कोई हीप क्रिएट की हुई है और आपने तीसरा जो छोटा नंबर है वो आपने उस हीप के अंदर से निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा तो रूट पे बैठा होगा, मिन हीप के केस में जो सबसे छोटा है वो रूट पे बैठा होगा, और उसके बाद फिर उससे थोड़े से बड़े होंगे और फिर आगे बड़े नंबर आते जाएंगे या नोट्स आते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जब यहाँ से निकालेंगे पहला तो ये सबसे छोटा निकलेगा, फिर निकालेंगे तो फिर दूसरा छोटा निकलेगा, फिर निकालेंगे तो फिर तीसरा छोटा एलिमेंट निकलेगा। किससे,
डिलीट मिन का प्रोसीजर हमें कॉल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है तीसरा मिनिमम नंबर निकालना है तो डिलीट मिन को भी 3 दफ़ा ही कॉल करना पड़ेगा। यानी पहली बार वो पहला छोटा नंबर निकालेगा, हीप रीऑर्डर एडजस्ट करेगी अपने आप को, फिर जो बाकी नंबर रह जाएंगे उसमें से जो छोटा होगा वो यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, रूट की जगह पे। दोबारा डिलीट मिन को कॉल करेंगे तो वो बाहर निकलेगा, वो सेकंड छोटा नंबर होगा या सेकंड मिनिमम नंबर होगा, लेकिन हमें कौन सा निकालना है? थर्ड। तो इसका मतलब है तीसरी दफ़ा फिर हम डिलीट मिन को कॉल करेंगे। तो तीसरा मिनिमम नंबर निकालने के लिए हमें डिलीट मिन को 3 टाइम्स कॉल करना पड़ेगा। द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है गिवन द वैल्यूज आर द अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हीप। अगेन हीप एक बनी हुई है, कुछ वैल्यूज आपके सामने हैं। इफ वी परफॉर्म 4 डिलीट मिन ऑपरेशन, आपने 4 दफ़ा डिलीट मिन को कॉल करना है और उसके बाद देखना है कि जो लास्ट एलिमेंट डिलीट हुआ है वो कौन सा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके लिए आप क्या करेंगे? पूरी एक हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे या बनाएंगे एग्जाम के दौरान, जो आपको रफ शीट मिलेगी लेड पेंसिल से आप बनाइएगा, और उसके बाद फिर आपको एक एलिमेंट निकालना होगा, और वो जब आप निकालेंगे तो उसके बाद फिर आपको ऑर्डर दोबारा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने देखना है कि सेकंड और फिर थर्ड और उसके बाद फिर फोर्थ। एग्जाम के दौरान आपको खुद क्रिएट करना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने की खातिर हम यहाँ पे क्विकली इसको यहाँ पे क्रिएट करके और 4 टाइम डिलीट मिन कॉल करके देख लेते हैं कि हमारा फोर्थ एलिमेंट एक्चुअली कौन सा डिलीट होगा। तो बियर विद मी, मैं ज़रा क्विकली हीप जो है वो क्रिएट कर लूँ आप लोगों के लिए, जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास। जी, तो हमारे पास जो फाइनली एरे गिवन थी मैंने हीप क्रिएट कर ली है, और अब हमें कहा गया है कि आप 4 टाइम्स जो है वो अपना डिलीट मिन कॉल करेंगे, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि फोर्थ जो एलिमेंट डिलीट होता है इनफैक्ट वो कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है। तो सबसे पहले मैं अपना पहला एलिमेंट डिलीट करने जा रहा हूँ हीप से। तो यहाँ हमने पहला एलिमेंट डिलीट किया और उसके बाद फिर जो है वो हीप का ऑर्डर जो है वो एडजस्ट हो रहा है। जी, तो हमने 12 डिलीट किया है अभी, यानी अपना जो पहला एलिमेंट था। उसके बाद हमें अब 23 जो है वो चूँकि सेकंड मिनिमम नंबर है, अब जो रह गए उनमें से तो वो डिलीट करना पड़ेगा। जी, तो 23 हमने डिलीट किया, अब हम अपना थर्ड नंबर डिलीट करते हैं। तो हमने अपना थर्ड नंबर जो है वो डिलीट किया है, दैट इज़ 26। और अभी हम अपना लास्ट जो है वो डिलीट करते हैं। तो लास्ट हमारे पास क्या है? 31 है। तो इसका मतलब ये है अब ही अपना ऑर्डर जो है वो एडजस्ट कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ एलिमेंट हमने डिलीट किया है दैट इज़ 31। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि 31 जो है यहाँ से हमने फोर्थ जो है वो एलिमेंट जो है वो डिलीट किया है, या 4 टाइम्स जब हमने डिलीट मिन कॉल किया है तो फोर्थ एलिमेंट जो डिलीट हुआ है वो हमारा 31 था, ये गिवन रे के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 14 है अ बाइनरी रिलेशन आर ओवर एस इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है कि ऐसा रिलेशन होता है जो 3 चीजें सेटिस्फाई करता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। एक रिफ्लेक्सिविटी को भी सेटिस्फाई करता है, एक सिमेट्री को भी सेटिस्फाई करता है, और एक ट्रांजिटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। यानी फॉर एनी डेटा मेंबर और आइटम दैट बिलोंग्स टू आर,
ए फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं जी कि ए बिलोंग्स टू आर, तो ए अपने साथ भी रिलेट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी. फॉर ए एंड बी दैट बिलोंग्स टू आर, अगर ए बिलोंग्स टू बी एंड देन बी आल्सो बिलोंग्स टू ए, इसको हम कहते हैं सिमेट्री. ठीक है, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन में होती है. और थर्ड, कोई ए बी और सी तीन डेटा आइटम्स या तीन आइटम्स अगर वो बिलोंग करती हैं आर सेट से, तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए आल्सो बिलोंग्स टू सी. तो एक इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है वो तीनों सेटिस्फाई करता है ये प्रॉपर्टीज, यानी रिफ्लेक्सिविटी को भी, सिमेट्री को भी और ट्रांजिटिविटी को भी. तो इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, कि एक ऐसा बाइनरी रिलेशन आर ओवर एस वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा. तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ देयर आर n एक्सटर्नल नोड्स इन ए बाइनरी ट्री, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इन द सेम बाइनरी ट्री. यानी आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ट्रीज की, ठीक है ना, असल में तो शायद ये बुनियादी प्रॉपर्टी है कि अ बाइनरी ट्री जिसमें n इंटरनल नोड्स होते हैं उसमें n+1 एक्सटर्नल नोड होते हैं. यानी अगर मेरे पास ये n इंटरनल नोड हैं तो एक्सटर्नल नोड कितने होंगे, n+1. दूसरे लफ्ज़ों में एक्सटर्नल एक ज़्यादा होता है, मेरे पास इंटरनल एक कम होता है. और यहाँ कहा गया कि n एक्सटर्नल है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एक कम होता है, तो इंटरनल एक कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n-1. ठीक है, तो ये n-1 हमारी पहली ऑप्शन है. मैं दोहरा देता हूँ, एक बाइनरी ट्री में अगर n एक्सटर्नल नोड हो तो एक कम यानी n-1 इंटरनल नोड होंगे. अगर इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकूं तो एक बाइनरी ट्री में अगर 10 एक्सटर्नल नोड हैं तो उसमें 9 इंटरनल नोड होंगे, या अगर एक बाइनरी ट्री में 9 इंटरनल नोड हैं तो 10 एक्सटर्नल नोड होते हैं. ठीक है, तो इसको आप किसी भी डायमेंशन से ज़हन में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का रिलेशनशिप क्या है, कि इंटरनल एक कम होते हैं और एक्सटर्नल नोड एक ज़्यादा होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बाइनरी ट्री ऑफ n नोड्स हैज़ डैश लेवल्स. यानी एक n नंबर ऑफ नोड्स हैं, 10, 12, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें लेवल्स कितने होंगे, यानी वो ट्री कितना डीप होगा, 1, 2, 3, 4 कितने लेवल्स होंगे. तो आपको पता है ये भी एक क्या फार्मूला है. आप क्या करते हैं, जितने नोड्स हैं उन सब का, या वो नंबर जो n नंबर ऑफ नोड्स हैं उनका आप क्या करते हैं, log base 2 ले लेते हैं. अगर 8 नोड्स हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि एक बाइनरी ट्री में 8 नोड्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आप log base 2 8 का ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 आता है. इसका मतलब ये है कि उस बाइनरी ट्री में जिसमें 8 नोड्स हैं उसमें लेवल कितने होंगे, 3. ठीक है, तो ये क्या फार्मूला बना, अगर n नोड्स हैं तो इसका मतलब है log base 2 n लेना पड़ेगा, और वो क्या ऑप्शन है, हमारी थर्ड ऑप्शन है कि n नोड्स के लिए log base 2 ले लेंगे उन नंबर ऑफ नोड्स का, तो ये इतने डीप या इतने लेवल तक आपका बाइनरी ट्री जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 17 है, द इजीएस्ट केस ऑफ डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम ए BST या बाइनरी सर्च ट्री इज द केस इन विच द नोड टू बी डिलीटेड इज. अब आपके पास एक ट्री है, आपने उसमें से कोई एक नोड डिलीट करना है, तो इजीएस्ट केस क्या हो सकता है. तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, द इजीएस्ट जो है यहाँ पे हाईलाइटेड भी इसीलिए है, डिलीट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पूछा गया इजीएस्ट जिसमें आपकी कॉस्ट कम लगे, जिसमें आपकी एफर्ट कम लगे, और वो क्या है, सबसे एंड पे आपके पास क्या होता है जी, लीफ नोड होता है. तो डिलीटिंग अ लीफ नोड इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर मच कॉस्ट एंड टाइम एंड एफर्ट्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी क्या है जी, कि एक लीफ नोड को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं. किसी का लेफ्ट सब ट्री हो, किसी का राइट सब ट्री हो, या दोनों, इन सब केसेस में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ सकती हैं, सोचना पड़ सकता है, एंड यू मे इन्वॉल्व इन डूइंग सम अदर ऑपरेशंस. बट डिलीटिंग अ नोड
जो कि लीफ नोड है दैट इज इजीएस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट बोथ फॉल इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ सॉर्टिंग। कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की कैटेगरी है, ये दोनों उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आपको कहा गया है कि वो कैटेगरी का नाम बताइए कि या उस कैटेगरी का कोई लेबल होगा, उसको आप क्या कहेंगे। तो आपको पता है कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन इंटरचेंज तो कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। एवरेज टाइम जिसका क्वाड्रेटिक हो, ये भी ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है, और रन ऑफ गिवन भी नहीं है। तो यूँ एलिमिनेट करके भी आप निकाल सकते हैं, और बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो मर्ज सॉर्ट या कोई किसी एक की भी अगर याद हो तो वो क्या है, एन लॉग एन है। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कह लीजिए, ये सिंपली आप एन लॉग एन कह देते हैं कि ये क्या है, एन लॉग एन। ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो आपकी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रिक्वायर्ड या करेक्ट ऑप्शन है यहां से। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वन पॉइंटर ऑफ द नोड इन ए बाइनरी ट्री इज नल। आपके पास एक बाइनरी ट्री है और कोई एक नोड है, उसका एक जो पॉइंटर है वो क्या है, नल है। ठीक है ना, इसको जरा थोड़ा सा विजुलाइज करते जाएं ताकि थोड़ा सा आप अपनी आंसर ऑप्शन पे थोड़ा फोकस कर सकें। तो वो नोड कौन सी हो सकती है जी, लीफ नोड्स ऐसी नोड होती है कि जिसमें एटलीस्ट एक नल जरूर होता है। ठीक है, उसमें एक नल जरूर होता है। तो यहां से आपके पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपकी करेक्ट है। ये लीफ नोड एक ऐसी नोड होती है बाइनरी ट्री में जिसका एक, वैसे तो दोनों ही होते हैं। अगर आप देखें तो लीफ हम कहते हैं इसलिए हैं कि उन दोनों के आगे पॉइंटर क्या होते हैं, नल, क्योंकि उनके आगे नोड ही कोई नहीं है, उन्होंने किसी को पॉइंट ही नहीं करना। तो लीफ नोड एक्चुअली क्या है, दोनों के नल होते हैं, या एक लीफ नोड के दोनों पॉइंटर्स राइट और लेफ्ट दोनों क्या होते हैं, नल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द बॉटम लेवल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। बॉटम लेवल से मुराद बिल्कुल जो सबसे एंड पे लेवल है ना, वो कंप्लीटली फिल नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये ट्री क्या जाहिर कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ट्री इज नॉट, ऐसा ट्री क्या नहीं होगा, यानी उसका नीचे वाला जो लेवल है वो मुकम्मल फिल नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो आपको पता है कि अगर वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, या इसको दूसरी तरफ से आप अगर समझने की कोशिश करें कि इफ अ बॉटम लेवल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज कंप्लीटली फिल्ड, तो ऐसा ट्री क्या होता है जी, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और अगर ये नहीं है फिल्ड तो इसका मतलब है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, और ये पूछा गया यहां से भी नॉट देखे, द ट्री इज नॉट। तो ये क्या है, अगर ऐसा ट्री जिसकी लास्ट लेवल या बॉटम लेवल वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ऐसा ट्री फिर क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सपोज दैट ए सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ 100 आइटम्स हैज कंप्लीटेड 42 आइटरेशंस। अब यहां आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में एक चीज जो बुनियादी फर्क है ना, वो ये है कि एक दफा जब उसका मेन लूप चलता है या मेन आइटरेशन जो उसकी कंप्लीट होती है, तो वो पूरी अरे के अंदर से एक नंबर को वो पकड़ता है जो सबसे छोटा होता है और उसको अपनी जगह पे लाकर रख देता है। फिर दूसरी दफा आइटरेशन चलती है तो दूसरा छोटा नंबर उठा के लाता है और दूसरी जगह पे रख देता है। तीसरी बार वो जाता है, फिर एक नंबर तीसरा जो छोटा होता है उसको उठा के लाता है और अपनी जगह पे रख देता है। तो यूं एक आइटरेशन में एक मिनिमम जो नंबर होता है, नेक्स्ट अगला वो उठा के अपनी जगह पे लाता है। इस डेफिनेशन को अगर आपने याद रख लिया तो आप सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं 100 आइटम्स है आपके पास और 42 टाइम्स आपने आइटरेशन चला ली है, 42 टाइम्स सिलेक्शन सॉर्ट काम कर चुका है। तो अभी हमने क्या कहा कि एक दफा आइटरेशन चलेगी तो एक नंबर लाएगा, दो दफा चलेगी तो दो नंबर ला के सॉर्ट कर देगा, अपनी जगह पे रख देगा। आगे देखिए, कहते हैं हाउ मेनी आइटम्स आर नो गारंटीड टू बी इन अ फाइनल स्पॉट या पोजीशन, यू डोंट नीड टू मूव देम अगेन। मूव देम अगेन से मतलब वो अपनी जगह पे जहां वो आना है वहां आ गए। इसका मतलब ये है, आसान अगर मैं कहूं तो एन आइटरेशन में वो एन नंबर ऑफ आइटम्स को या नंबर्स को अपनी जगह पे प्लेस कर सकता है या करता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी आइटरेशन है और जितने नंबर उसने प्लेस करने हैं एक्यूरेट अपनी जगह पे, ये दोनों बराबर हैं।
तो यूं इस चीज को अगर हम देखें तो 42 आइट्रेशंस में कितने नंबर उसने सॉर्ट किए हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, 42। 42 आइट्रेशन उसने की हैं और इतनी आइट्रेशंस में 42 नंबर ही अपनी असली जगह पे या जहां उन्होंने आना है सॉर्ट होके वहां उसने उनको प्लेस कर दिया है। तो उसी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। 22 है, हेयर इज एन एरिया ऑफ इंटीजर 5389170264। ये कोई नंबर्स की एरे दी हुई है। द एरे आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन, कोई एक आइट्रेशन हो गई है जी, इस एरे को सॉर्ट करने के लिए लार्जर लूप इन ए सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट की एक मेन आइट्रेशन चल गई है और उसके बाद ये असेंडिंग में सॉर्ट हो रहे हैं। अगर आप देखें नंबर्स सॉर्ट हो रहे हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, यानी असेंडिंग सॉर्ट हो रही है, असेंडिंग सॉर्ट हो रहे हैं नंबर। और एक आइट्रेशन चली अभी फर्स्ट, ये देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अभी फर्स्ट आइट्रेशन हुई है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में सूरत हाल अरे की क्या होगी? अब अरे को जरा ध्यान से एक लम्हे के लिए देखिएगा। इस अरे में जब पहली आइट्रेशन चलेगी तो वो यहां से स्टार्ट करेगा आपका लूप और देखेगा कि पहला ये 5 नंबर 3 के साथ देखेगा, नहीं 3 छोटा है, फिर 3 को पकड़ लेगा। उसके बाद आगे 8 के साथ कंपेयर करेगा कि ठीक है, 9 के साथ ठीक है, 1 के साथ नहीं 1 छोटा है, अब वो इसको छोड़ देगा, अब 1 को पकड़ लेगा। 1 के साथ आगे देखेगा 7 नहीं 1 छोटा है, ठीक है, आगे देखेगा 0 तो 0 को पकड़ लेगा, 1 को छोड़ देगा, ठीक है। और 2, अब इसका मतलब यह है कि पहली आइट्रेशन में वो सिर्फ और सिर्फ इस 0 को उठा के यहाँ अरे के शुरू में ले आएगा। वो कहेगा नहीं 0 सबसे छोटा है और कोई नंबर मुझे छोटा नहीं मिला, तो लिहाजा 0 को मैं यहाँ पहले रखूंगा, ठीक है। 0 को उसने यहाँ रख दिया और 5 को उठा के 0 की जगह पे ले गया, रिप्लेस कर दिया या स्वैप कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो यूं आपके पास जो शक्ल बन रही है वो बन रही है 0 शुरू में आ रहा है, 0 शुरू में आने के बाद अब यानी 0 और 5 जब एक्सचेंज हुए हैं तो अब क्या सूरत हाल बनी है रे की? 0389175 इसका मतलब है 0 से जब स्टार्ट हो रहे हैं, अब ये 0 अपनी जगह पे आ गया है, तो ये सेकंड तो गलत हो गई और ये थर्ड भी गलत हो गई। फर्स्ट और फोर्थ ये ठीक हो सकते हैं। तो अब यहाँ तरतीब देखिएगा 03890389175 ये ठीक लग रही है, 0382 नहीं ये गलत लग रही है। तो इसका मतलब ये है पहली आइट्रेशन जब की है सिलेक्शन सॉर्ट ने, तो सिर्फ उसने 0 को अपनी जगह पे लाया, 5 के साथ एक्सचेंज किया है और ये जो तरतीब अब बनी है रे के एलिमेंट्स की वो बनी है नंबर 1 की। तो जो वही हमारी क्या है? राइट ऑप्शन है। 23 है, व्हाट रिक्वायरमेंट इज प्लेस्ड ऑन एन अरे सो दैट बाइनरी सर्च मे बी यूज्ड टू लोकेट एन एंट्री। देखिए बाइनरी सर्च की जब आप बात करते हैं तो एक रिक्वायरमेंट होती है आपके पास, वो जरूर फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपने कुछ फाइंड करना है, सर्च करना है, कोई एलिमेंट लोकेट करना है, और वो बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो अरे है वो सॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी या एक फाउंडेशन है इसकी, ठीक है ना, एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। यानी दूसरे लफ्जों में a binary search can only find search or locate an entry if the provided array is sorted। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन वो यही कह रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं जब अगर आपको अरे सॉर्टेड दी जाए या अरे मस्ट बी सॉर्टेड, आपकी अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, 90s का है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। अब स्किप लिस्ट की ज़रा थोड़ी सी प्रॉपर्टी जेन में लाइएगा। तो स्किप लिस्ट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके जेन में आती है वो ये है कि उसमें हर एक जो लिस्ट होती है, यानी हर एक स्किप लिस्ट 1 2 3 4 हो सकती हैं ज़्यादा, एक आपके पास क्या होता है प्लस इन्फिनिटी होता है जो आपकी क्या होती है राइट साइड की लिमिट होती है, या राइट साइड का जो लास्ट एलिमेंट हो सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी। दूसरी चीज S0 जो है वो आपके पास सबसे बॉटम में होती है जो मेन लिस्ट होती है और जिसके अंदर सारे के सारी कीज या एलिमेंट्स होते हैं, यानी जितने आपके पास नोड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, डेटा आइटम्स हैं, जो भी आप कह लें कीज हैं, वो सारी की सारी कहाँ होती हैं S0 में। S सब 0 भी कह सकते हैं, S0 कह लें, जो आपने कहना है। तो S0 में वो सारे आइटम्स या सारी कीज होती हैं, लेकिन क्या होती हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं।
ठीक है, पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी। इसको नॉन डिक्रीजिंग कह लें या कह लें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, तो ये बात भी ठीक है। थर्ड आप देखिए, ईच लिस्ट इज ए सब्सिक्वेंस ऑफ प्रीवियस वन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आप S0 से स्टार्ट करते हैं, उसमें सारे आइटम्स होते हैं, ऊपर S1 में जब आप जाते हैं तो आपके पास क्या आता है, यानी वो नीचे वाली लिस्ट का क्या बन जाती है, सबसेट बन जाती है, या सब्सिक्वेंस आप कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आप चौथी ऑप्शन अपनी देखें, फोर्थ वन, द लिस्ट SH कंटेन्स ओनली दी N स्पेशल कीज, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है आपके पास, ये स्किप लिस्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती, यही हमें फाइंड करनी थी, ये ट्रू नहीं है स्किप लिस्ट के लिए। बाकी जो तीनों चीजें गिवन हैं वो तीनों क्या है, स्किप लिस्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। तो द फोर्थ ऑप्शन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्किप लिस्ट। 25 है, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए कोलिजन इन ए हैश टेबल। हैश टेबल के लिए आपको पता है कि कोलिजन उस वक्त होती है जब आपके पास दो डिफरेंट एंट्रीज हैं जिनकी यानी डिफरेंट कीज हैं, लेकिन जब आप उनको हैश करते हैं तो हैश उनकी सेम आ जाती है। मैं दोहरा देता हूं कि दो एंट्रीज हैं, डिफरेंट उनकी वैल्यूज हैं, डिफरेंट कीज हैं, आपने जब हैश फंक्शन परफॉर्म किया तो जो रिजल्टेंट हैश वैल्यू आई वो दोनों की सेम आ गई। ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं, ये क्या हुई है, कोलिजन हुई है, कि एंट्रीज या कीज वो डिफरेंट हैं, वैल्यूज डिफरेंट हैं, लेकिन जो हैश फंक्शन आपने परफॉर्म किया वो हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई अरिथमेटिक हो सकती है आपकी, आसान लफ्जों में। जब वो परफॉर्म किया तो वैल्यू सेम आ गई, एक की भी वैल्यू आ गई 23, दूसरे की भी वैल्यू आ गई 23, अब क्या हो गई है, कोलिजन हो गई है। ठीक है, तो यहां हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनती है, टू एंट्रीज विद द डिफरेंट कीज बट हैव सेम हैश वैल्यू, ये क्या हुआ है, ये कोलिजन है, और यही हम कह रहे हैं, और यही हमारी यहां से राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सपोज वी हैव ए हैश टेबल whose hash function is n मॉडुलस 12। अभी हम बात कर रहे थे ना हैश फंक्शन की, तो ये कोई हैश फंक्शन गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि एक हैश टेबल है और ये हैश फंक्शन है। इफ द नंबर 35 इज ऑलरेडी इन द हैश टेबल, अब आप 35 को पहले काम कीजिए कि यहाँ से 35 को आप मॉड कर लीजिए या इस मॉडुलस कर लीजिए 12 के साथ। ये देखिए ना, n मॉडुलस 12 है ना, तो इस n की जगह हमने 35 रख दिया। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, मॉडुलस ऑपरेटर आपको पता है रिमाइंडर देता है, तो 12 3 टाइम्स तो 36 होता है, 12 2 टाइम्स 24 है, और यहाँ आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 11। तो इसका मतलब ये है कि कोई हमें और एक नंबर फाइंड करना है कि उसके ऊपर भी हैश ये अप्लाई करें या फंक्शन ये हैश वाला, तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करे, 11, यानी सेम हैश वैल्यू रिटर्न होगी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये कोलिजन है। यही हमें पूछा गया है कि ये एक नंबर है, ये एक हैश फंक्शन है, तो ये ऑलरेडी देयर। विच इज द फॉलोइंग नंबर वुड काज अ कोलिजन, कौन सा और नंबर है जो कोलिजन, तो कोलिजन का मतलब ये है वो नंबर हम पकड़ेंगे, ये हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर 11 आता है तो फिर कोलिजन हो रही है, क्योंकि 11 किस केस में आ रहा है, 35 में, और 35 टेबल में पहले ही पड़ा हुआ है। अच्छा, 144 को जब आप करते हैं, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर लीजिए, 144 को जब आप मॉड करते हैं तो 12 टाइम्स और 144 होता है, तो ये बेसिकली आएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, इन अदर वर्ड दैट इज 12 टाइम्स। ठीक है, मैंने वैसे 12 यहाँ पर लिख दिया है एनीवेज। अच्छा, इसका मतलब है ये तुम्हारी ऑप्शन नहीं है। 145 को करेंगे तो 145 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 12 टाइम्स और 144, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ए। इस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, इस केस में 0 आ रहा है। ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो कोलिजन नहीं कर रहे। कोलिजन तो उस वक्त होगी जब हमारे पास 11 आता है। 148 को कीजिए जी, 148 मॉडुलस 12 यानी डिवाइडेड बाय 12, और 12 टाइम 144 है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है मसला, ये कोलिजन तो नहीं आ रही, हमें तो कोलिजन वाला नंबर चाहिए। 143 इसको जब आप करते हैं ना, रिमाइंडर 12, तो ये आता है, असल में आप करके देखिए ज़रा, 11 आता है। इसका मतलब ये है कि 143 के साथ जब ये हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये अगेन 11 रिटर्न करेगा जो 35 ने ऑलरेडी रिटर्न किया हुआ है। नो, ये वजह बनेगी कोलिजन की। दिस नंबर विल कॉज ए कोलिजन इन द हैश टेबल विद द गिवन फंक्शन n रिमाइंडर या मॉडुलस 12। तो दैट इज आवर राइट ऑप्शन 143।
क्वेश्चन नंबर 27 है, अ बाइनरी ट्री विद n इंटरनल नोड्स हैज डैश लिंक टू द इंटरनल नोड्स एंड डैश लिंक टू द एक्सटर्नल नोड्स। तो ये आपके पास डेफिनेशन है कि ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें n नोड्स हों उसमें 2 टाइम्स ज़्यादा लिंक्स होते हैं। तो n नोड हैं तो यहाँ पर लिंक्स कितने बने, 2 टाइम्स का मतलब 2n। इंटरनल नोड्स कितने बनेंगे जी, जितने नोड्स हैं उसमें से एक कम। तो यहाँ क्या n नोड्स हैं तो n-1 इंटरनल बनेंगे। और एक्सटर्नल कितने बनेंगे जी, बाय डेफिनेशन जितने हमारे पास नोड्स हैं उसमें से एक ज़्यादा, तो n+1। तो अब हम देखते हैं हमारे पास 2n, n-1 और n+1 जो है वो थर्ड ऑप्शन है। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये डेफिनेशन है बाइनरी ट्री की। अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन, ये अगर आपको याद हैं तो चीज़ें बहुत आसान हैं, वरना ऐसे मतलब खाली बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ n आना है, कहाँ 2n आना है, नोड्स कितने, इंटरनल एक्सटर्नल की लॉजिक किस तरह मतलब कनेक्ट करती है एक दूसरे को, तो थिंग्स गेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट वो तो आपको ज़रूर आने चाहिए। अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि थोड़ा उसमें मुश्किल आ रही है तो काइंडली ज़रा उनको थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, ज़रा टॉप लेवल पे डिटेल में ना जाइए, बुनियादी और बेसिक चीज़ें जो है ना प्रॉपर्टीज़ वो एटलीस्ट गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए। 28 है, Huffman encoding uses dash to develop codes for varying lengths for the letters used in the original message। तो Huffman encoding आपने पढ़ी होगी, ये डेटा कंप्रेशन में यूज होती है। तो Huffman encoding ये है कि आप नॉर्मली अगर एक कैरेक्टर 8 बिट्स का भेजते हैं तो Huffman encoding ये कहती है कि आप जो आपने मैसेज भेजना है उनके अंदर से फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स निकालिए इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, एक ट्री डेवलप कीजिए और उसके बाद शॉर्ट कोड डेवलप कर लीजिए और वो शॉर्ट कोड भेजिए। बजाय आप ए कैरेक्टर या एक अल्फ़ाबेट जो आप ए भेजेंगे, आम एस्की कोड्स के लिए आपको 8 बिट्स भेजनी पड़ेंगी, 8 बिट्स। लेकिन हफमैन कोडिंग ये है कि आपको हो सकता है ए के लिए 2 या 3 बिट्स भेजनी पड़ रही हो, तो आप 5 या 6 बिट्स अपनी सेव कर रहे हैं, उतना टाइम, स्पेस और नेटवर्क की बैंडविड्थ सेव कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये क्या है, कंप्रेशन में यूज होता है कि आप एक्सटेंडेड लेंथ में से आप अपने जो डेटा कम्युनिकेट करना है अपने, उनके एक एक कैरेक्टर्स की लेंथ को आप शॉर्ट या कम कर लेते हैं। इसके अंडरलाइन जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो जाता है जी, अभी हमने बात भी की, मैंने डेफिनेशन या जो रिफ्रेशर की हम बात अभी कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे कॉन्सेप्ट को, उसमें मैंने ये कहा कि हम ट्री डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी ट्री डेवलप करता है जो आपने मैसेज भेजना होता है, और उसके बाद फिर अगले एंड पे भी वही बाइनरी ट्री डेवलप होता है, और फिर ट्रेवर्स करके हम देखते हैं कि हमने क्या कैरेक्टर लेना है और उस कैरेक्टर की रूट से क्या नोड्स बन रही हैं, 0 1 0 1 करके किस तरह हमने जाना है। लेफ्ट साइड पे आप 0 डालते हैं और राइट साइड पे आप 1 डालते जाते हैं, तो यूं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी खास नोड के ऊपर पड़ा होता है, और जैसे ही वहाँ से ट्रेवर्स करते जाते हैं तो फिर वहाँ तक हमें पता चल जाता है कि 0 1 0 या 0 0 1 जो भी कोड आता है जहाँ वो कैरेक्टर पड़ा हुआ है ट्री के अंदर, तो वो 3 4 या मैक्सिमम 5 जो है वो आप बिट्स का कोड भेज सकते हैं, रादर देन कि आप स्टैंडर्ड एस की 8 कैरेक्टर्स यानी एक कैरेक्टर 8 बिट्स का भेज रहे हो। ठीक है, तो ये अंडरलाइंग इसकी क्या चीज़ यूज होती है, बाइनरी ट्री। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर ए मिन हीप। ठीक है, आपने दोबारा फिर एक मिन हीप को कंसिडर करना है और जिसमें ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। कहा यह गया है आप पहले हीप अपनी बनाइए इस एरे के साथ, और कहा यह गया है कि अगर आप 31 को इंसर्ट करते हैं, जब आप 31 को इंसर्ट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मिन हीप है, इसने अपना ऑर्डर जो है दोबारा मेंटेन करना है, और जैसे ही अपना ऑर्डर दोबारा मेंटेन करेगी तो फिर हमें देखना है कि बेसिकली ये एरे जो है ये क्या शेप लेती है। तो बियर विद मी, मैं क्विकली ज़रा अपने पास मैं सिमुलेशन के अंदर ये डाल के आपको दिखा देता हूँ। आई वुड एडवाइज़ कि आप इसको पीस ऑफ पेपर के ऊपर खुद कीजिए। अगेन ये क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, और ज़रूर आते हैं। तो आप हीप का ऑर्डर जो है वो किस तरह से सेट होगा, कोई एक नोट डिलीट करने से या इंसर्ट करने से, आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। लेट मी शो यू कि ये हीप बनी हुई कैसे, एक दफ़ा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर 31 जो है वैल्यू वो हम इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हीप का ऑर्डर कैसे चेंज होता है और जो रिजल्टेंट हमारे पास एरे की जो अरेंजमेंट है वो कैसे आती है। तो बियर विद मी, मैं ज़रा क्विकली इसको ज़रा बना लूँ।
जी, तो हमारे पास ये कुछ गिवन हीप है, जो हमें डेटा गिवन है उसके हिसाब से कुछ हीप हमारी ऐसे बन रही होगी, मिन हीप, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि आपने 31 को इंसर्ट करना है, तो अभी हम 31 को इंसर्ट करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हीप अपना ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगी, और उसके बाद हमारा 31 जो है ना वो अरे की किस लोकेशन पे जाता है रिस्पेक्टिवली। जैसे ही हीप अपना ऑर्डर मेंटेन करेगी, जो कुछ वैल्यूज एक्सचेंज होंगी, अंडरलाइंग अरे के जो इंडेक्सेस हैं वो भी ऑब्वियसली बात है एक्सचेंज या रीऑर्डर होंगे, और हमें देखना है कि फाइनली ये 31 है वो कहाँ पे जाता है। जी, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 पे आ रहा है, यानी हमारे पास ये 10, 30, 20 और उसके बाद आ रहा है 31। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, 10, 30, 20 और 31, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग अरे 17, 29, 15 एंड 8। ये कुछ छोटी सी अरे गिवन है आपके पास, और कहा यह गया है कि आफ्टर इनिशियल 2 पासेस या 2 आइट्रेशंस, तो हमें ये देखना है कि इस गिवन एरे के अंदर हमने 2 पासेस जो हैं वो या 2 आइट्रेशन चला ली हैं किसकी, सिलेक्शन सॉर्ट की। उसके बाद अरे की जो है वो शक्ल क्या बनती है, हमें ये बताना है। देखिए, हमने इससे पहले भी बात की है कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, एक आइट्रेशन में एक नंबर को अपनी सही मतलूबा जगह के ऊपर रखता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 पासेस चलेंगे तो 2 नंबर्स को अपनी जगह पे रखेगा, और वो हमें कुछ अंदाजा तो हो रहा है। तो मैं क्विकली ज़रा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये सॉर्ट करेगा। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं जी, 17, 29 और 15 और 8, ठीक है। तो हमें 2 पासेस चलाने हैं और देखते हैं कि फिर इनकी तरतीब क्या बनती है। तो हम चलते हैं और अपना पहला पास देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, और दूसरे पास के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या होगा। पहले पास में 8 और 17 एक्सचेंज होगा, क्योंकि 8 छोटा नंबर है, तो 8 पहले आ जाएगा, 17 जो है वो एंड पर चला जाएगा। अगले पास में 9 जो है वो 20 की जगह आ जाएगा, क्योंकि 9 छोटा नंबर है, और 20 एक्सचेंज होके 9 की जगह ये एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 8, 9 और 20, 15 और 17 कुछ ऐसी तरतीब बनेगी, लेकिन लेट मी शो यू कि हाउ डज इट वर्क। तो ये देख लीजिए, पहले उसने 8 को जो है वो अपनी सबसे पहले देखा कि 8 सबसे छोटा नंबर है, तो उसने 8 को सबसे पहले अपनी पहली जगह पे ले गया, 17 के साथ एक्सचेंज किया, और दूसरी दफ़ा देखा उसने कि इसमें से जो बाकी नंबर आ गए उसमें से 9 छोटा है, और 20 के साथ उसने उसको एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि बाकी नंबर जो हैं वो सारे बड़े हैं 9 से। तो ये दूसरे पास में उसने ये किया, ठीक है। तो हमारी एरे की जो फाइनल शक्ल बनी है वो बनी है 8, 9, 20, 15 और 17। तो 8, 9, 20, 15 और 17 ये हमारी 4th ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। 31 है, इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन एन एरे देन नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेप्स नीडेड टू फाइंड एन एलिमेंट यूजिंग द बाइनरी सर्च इज। आपने बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी है, उस एरे में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो आपको एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको कितने स्टेप्स लगेंगे, ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन हमने समझ लिया। तो आपको पता है बाइनरी सर्च की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, लॉगरिथमिक इन नेचर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक नेचर की है, तो ये आपके पास पहली और दूसरी ऑप्शन तो यहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ये तो हो नहीं सकते। आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक ट्री में अगर n नोड्स हैं तो उसके लेवल कितने होंगे भला, log बेस टू n। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है कि आपने हर लेवल पे जाके चेक करना है, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर आपके पास 8 नोड हैं, 8 नोड हैं, तो इसका मतलब है log बेस टू 8 इज इक्वल टू 3। तो आप 3 स्टेप जो है वो परफॉर्म करेंगे किसी एक नंबर को फाइंड करने के लिए। एग्जैक्टली सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आप लॉग लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी आपके पास हैं, वो आपको बताएंगे, वो जो रिजल्ट आएगा ना वो बताएगा कि आपको कितने स्टेप करने पड़ेंगे एक नंबर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ 4th ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और हमें कोई एक नंबर फाइंड करना है, बाइनरी सर्च के क्या कहती है, आप उस नंबर ऑफ नोड्स जितने भी हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका log बेस 2 ले लें, जो नंबर आएगा दैट नंबर इज द नंबर ऑफ स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म टू फाइंड द एलिमेंट, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट
टेबल एडीटी, यानी टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका, वो कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टेबल के लिए करेक्ट नहीं है। अगेन, अगर टेबल का बेसिक आइडिया आपको है कि टेबल किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है या एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप ये बता सकते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इन ए टेबल द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन कॉलम में बी डिफरेंट। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आप आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब टेबल को देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर टेबल के जो डिफरेंट कॉलम्स हैं वो असल में कॉलम होते ही डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो ये तो बात ठीक है। जबकि हमें कहा गया कि वो चीज़ बताएं जो करेक्ट नहीं है, नॉट अ करेक्ट, तो ये तो ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ डिजायर्ड ऑप्शन। सेकंड देखिए, अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉलम्स नोन एज एंटिटीज। हाँ, ये अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि सेवरल कॉलम्स तो होते हैं टेबल के अंदर, वो एंटिटीज नहीं होती, वो क्या होती हैं, फील्ड्स होती हैं। तो दिस कैन बी आर डिजायर्ड ऑप्शन इन फैक्ट, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड देखिए, द रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ये तो ऑप्शन ठीक है, टेबल के लिए बिल्कुल बात ठीक है। और लास्ट क्या है, मेजर यूज ऑफ टेबल इन डेटाबेस वेयर वी बिल्ड एंड यूज टेबल्स टू कीप इन्फॉर्मेशन, तो ये भी ठीक है। तो सीम्स लाइक एंड इट्स ऑब्वियस नाउ कि यही एक टेबल के हवाले से जो करेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है ये गलत है, ये टेबल का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यानी कॉलम्स क्या होते हैं, फील्ड्स होती हैं, एंटिटीज नहीं होती हैं। 33 है जी, सपोज वी आर सॉर्टिंग एन अरे ऑफ 8 इंटीजर्स यूजिंग क्विक सॉर्ट। अब जरा आपने ध्यान रखना है कि क्विक सॉर्ट हम यूज कर रहे हैं, एंड वी हैव जस्ट फिनिश द फर्स्ट पार्टीशनिंग। अच्छा, इसमें पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको आना चाहिए कि क्विक सॉर्ट जो है वो किस तरह से पिवट सेलेक्ट करता है, और पिवट से छोटे नंबर जो है वो पिवट की यानी एक साइड पे भेज देता है, और बड़े नंबर जो है वो पिवट की दूसरी साइड पे भेज देता है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं दो जो आपको याद रखनी है। अब अरे आपके पास कुछ गिवन है, ये कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं अरे के कुछ नंबर्स हैं। ये पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली ऑप्शन पढ़िएगा, द पिवट कुड बी ईदर 7 और 9। आपने करेक्ट ऑप्शन देखनी है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें तो पिवट नॉर्मली हम कहते हैं जी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कन्वेंशन किया हम दरमियान वाला नंबर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर दफ़ा हम ऐसा ही करें। हम पहले नंबर को भी पिवट ले सकते हैं, यानी ये नहीं है कि प्रोहिबिट किया गया है या मना किया गया है या अलाउ नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। वी कैन पिक और इट कैन बी पिक, तो इसका मतलब ये 7 और 9 ये तो हो सकते हैं। 7 भी आप ले सकते हैं पिवट, लेफ्ट साइड के बाद 3 नंबर आ जाएंगे, राइट साइड के आपके पास 4 नंबर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ये तो ठीक है। अच्छा, और भी कुछ ठीक हो सकती है, देख लेते हैं। द पिवट कुड बी 7 बट इट इज़ नॉट 9। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप 7 भी ले सकते हैं, वो कह रहा है 9 ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द पिवट इज़ नॉट 7 बट इट कुड बी 9। क्यों, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। नीदर 7 नॉर, नहीं बिल्कुल नहीं, दोनों ही नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये पहली ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी हम पिवट 7 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हम 9 को भी क्विक शॉर्ट में एज ए पिवट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग अरे 23, 15, 5, 12, 40, 10 एंड 7 है। वो कह रहे हैं कि जी कोई एक एल्गोरिदम है, वो आपने फर्स्ट पास चलाया है, अरे की जो शक्ल है वो थोड़ी तब्दील हो गई है, यानी कुछ शॉर्टिंग हुई है, एक पास के बाद कुछ थोड़ी सी शॉर्टिंग जो बनी है वो अरे की शक्ल कुछ ऐसे बन गई है, 15, 5, 12, 23, 10, 7 एंड 40। तो आपने बताना है कि एल्गोरिदम बेसिकली क्या यूज़ हुआ है। तो हीप सॉर्ट, ये तो आपको पता है कि ये तो हीप पूरी बनाएगा और उसके बाद फिर रिपीटेडली एक्सट्रैक्ट करेगा मिनिमम या मैक्सिमम। तो ये करंट सिनेरियो के साथ तो ये मैच नहीं कर रही बात। सिलेक्शन सॉर्ट की हम बात करें तो सिलेक्शन सॉर्ट इसलिए नहीं लग रहा यहाँ पे कि एक पास हुआ है, और सिलेक्शन सॉर्ट एक पास में सबसे जो छोटा नंबर होता है वो उठा के शुरू में ले आता है। अगर सिलेक्शन सॉर्ट होती तो ये 7 उठा के यहाँ ले आता शुरू में और 23 को उठा के बिल्कुल एंड पे ले जाता है, जबकि ऐसी सूरत हाल यहाँ पे नहीं है, तो सिलेक्शन सॉर्ट भी नहीं लग रही। इंसर्शन सॉर्ट भी क्या करती है कि ये एक आइटम को एक वक्त में सॉर्ट करती है। तो अगर वो भी आप देखें अप्लाई करके, आप देखना चाहें तो डिटेल से देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं लग रही। ठीक है, जो अरे की सिचुएशन है ना। अलबत्ता बबल चार्ट अगर आप देखें तो बबल चार्ट क्या करती है कि दो आइटम्स को कंपेयर करती है, यानी इस सूरत में इसको कंपेयर किया गया पहले दो आइटम्स को। अब इसमें से छोटा क्या है, 15 है, और 15 को यहाँ रखा और 23 को आगे रख दिया, इनको शॉर्ट कर दिया।
अब यहाँ पे ये एक्सचेंज हो गया। अब 23 को उसने 5 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। इसमें से 5 छोटा है तो 5 को वो पहले ले आएगी, 15 उधर ही है और 23 को यहाँ पे ले गई। अब 23 को किसके साथ कंपेयर होना है? 12 के साथ, और 12 आपका क्या छोटा है, तो इसका मतलब है ये पहले तो वही रहेंगे 15, 5 और अब क्या आ गया? 12 आ गया और 23 चला गया एंड पे, यानी उसके 12 के बाद, और आगे आ गया 40 और 10 और 7। यूँ अगर आप अप्लाई करते जाएं तो ये देखिए 3 शॉर्ट हो गए हुए हैं, अभी पास चल रहा है। और ये देखिए 15, 5 एंड 12, ये कुछ सूरत बिल्कुल मिलती जुलती समझ आ रही है, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो 23 और 40, ये 23 छोटा है तो 23 इधर ही रहेगा, और 40 और 10 कंपेयर होंगे तो 10 जो है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि 10 छोटा, 40 बाद में चला जाएगा। तो 23, 10 ये देख रहे हैं। तो मैं आपको सिमुलेशन से एक दफ़ा इसको क्लियर भी करके दिखाता हूँ पूरा, कि ये एक्चुअली बबल शॉट ही है, ठीक है। लेट मी शो यू। आप पूरा इसको करके देखिएगा, ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया है, लेकिन आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं आपको सिमुलेशन से ये बबल शॉट करके दिखाता हूँ कि ये फर्स्ट पास के बाद यही एरे बनती है, ठीक है। तो चलिए सिमुलेशन देखते हैं इसकी। जी, तो ये मेरे पास वही नंबर्स हैं, वही एरे मैंने बना दी है, और अभी हम बबल शॉट अप्लाई करते हैं। तो मैं पहला रन चलाता हूँ, तो पहले पास में देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या बनती हैं, ठीक है। तो लेट मी एग्जीक्यूट द फर्स्ट रन। जी, तो पहले पास के बाद या फर्स्ट आइटरेशन के बाद, बबल शॉट के बाद वैल्यूज़ बनी हैं 15, 5, 12, 23, 10, 7 एंड 40, और यही हमारी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये बबल शॉट ही है। क्वेश्चन नंबर 35 है द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी ट्री एंड अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अगेन ये भी एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। देखिए, बाइनरी सर्च ट्री जो होता है ना, वो आपको पता है ऑर्डर मेंटेन करता है, और वो सॉर्टेड ऑर्डर होता है। बाइनरी ट्री में ज़रूरी नहीं होता। बाइनरी सर्च ट्री में आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि जब आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो आपको डेटा सॉर्ट मिलता है। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है कि इन बाइनरी सर्च ट्रीज नोड्स आर इंसर्टेड बेस्ड ऑन द वैल्यूज दे कंटेन, या की या वैल्यू के ऊपर नोड्स इंसर्ट किए जाते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, बिकॉज वो एक ऑर्डर मेंटेन करता है। और उसकी एग्जांपल अभी हमने कही कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लें तो आपको डेटा सॉर्ट मिलेगा। तो यहां से ऑप्शन कौन सी हुई हमारी? ऑप्शन नंबर 2। इन दी बाइनरी सर्च ट्री नोड्स आर इंसर्टेड बेस्ड ऑन दी वैल्यूज। ऐसे नहीं आप कर देते, बल्कि कौन सा नोड इंसर्ट करना है आपने वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है। दिस इज द राइट ऑप्शन। Question number 36. Which of the following algorithms is most widely used due to its good average time? आपको पता है sorting algorithms जो हैं वो 2-3 कैटेगरीज के हैं, और डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो कितना टाइम लेते हैं, उनकी कैटेगरीज हैं। तो पूछा ये गया है कि अपने टाइम के एतबार से ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एल्गोरिथम है या वो जो कैटेगरी है वो कौन सी है, ठीक है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें अब अगर आप देखें, बबल शॉट है, इंसर्शन शॉट है, क्विक शॉट है और मर्ज शॉट है। तो आप कह सकते हैं कि इनमें जो क्विक शॉट है ना, उसका जो एवरेज केस है या एवरेज टाइम है तीनों केसेस के लिए, वो क्या है? ज़्यादा बेहतर है। इट्स एफिशिएंट, इट्स गुड फॉर ऑल 3 केसेस, ठीक है। क्विक शॉट का तीनों केसेस में जो टाइम है वो इन सबसे, बाकी जो गिवन एल्गोरिथम्स हैं उन सबसे बेहतर है। तो हम कह सकते हैं कि क्विक शॉट जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स एवरेज केस एफिशिएंसी। 37 है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। तो C++ का एक कोड दिया हुआ है, एक छोटा सा फंक्शन अगर आप देखें, रिटर्न टाइप वर्ड है, कुछ भी नहीं है, ये उसका नाम है test_a, एक इंटीजर टाइप का n, ये पैरामीटर आप उसको भेज रहे हैं int टाइप का। वो फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी को प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस प्रिंट हो रही है, और वो चेक कर रहा है कि इफ n इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फंक्शन की रिकर्सिव कॉल हो रही है, फंक्शन को दोबारा कॉल किया जा रहा है, जो पैरामीटर पास किया जा रहा है उसमें से 2 माइनस किए जा रहे हैं, n-2। अगर आपने पहले जो भी n भेजा है, अब यहाँ पे जब रिकर्सिव कॉल आएगी तो क्या हो जाएगा, 2 लेस हो जाएगा, या 2 माइनस करके दोबारा आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इनफैक्ट ये कॉल यहाँ वापस चली जाएगी।
ये तो है फंक्शन। अब पूछा ये गया कि व्हाट इज द प्रिंटेड बाय द कॉल या फंक्शन। अगर आप उसको टेस्ट सब ए या अंडरस्कोर ए और 4 पैरामीटर पास करते हैं, यानी एज ए पैरामीटर एन आप 4 पास करते हैं, तो इस फंक्शन ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा। देखिए, अगर आप ड्राई रन करने की कोशिश करें तो पहली बार 4 जा रहा है पैरामीटर और सी आउट 4 हो जाएगा, और उसके बाद 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 प्रिंट हुआ, कंडीशन ठीक हुई, और दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ 4 - 2 यानी 2 से, दोबारा 2 प्रिंट हुआ और वो कंडीशन चेक की गई, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन दोबारा भी ट्रू है, और दोबारा फिर क्या हो गया, ये 0 से कॉल हो गया और 0 प्रिंट हुआ और 0 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या हुई, कंडीशन फॉल्स, अब फंक्शन से हम बाहर आ गए, रिकर्सिव कॉल हमारी रुक गई, ये जो कंडीशन से। तो कंडीशन की वजह से हमारी रिकर्सिव कॉल यहाँ पे रुकती है। लेकिन जब तक हम रिकर्सिव कॉल से बाहर आए हैं, फंक्शन ने पहले 4 प्रिंट किया जो पैरामीटर किया है, फिर 2 लेस करके 2 प्रिंट किया, और थर्ड टाइम पे 0 प्रिंट किया, और यहाँ जब कंडीशन उसके देखा कि ये 0 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स है, हम इससे बाहर आ गए, तब तक फंक्शन 4, 2 और 0 प्रिंट कर चुका था। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका एक बार एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने ये कोड लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, वही फंक्शन हमने लिया हुआ है, वही रिकर्सिव कॉल हमने यहाँ पे की भी है, ये कंडीशन चेक हो रही है, और मेन के अंदर हमसे क्या कर रहे हैं, ये देखिए 4 पास कर रहे हैं। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप इस फंक्शन को 4 पास करके देखें और देखें क्या प्रिंट करता है, तो हमने ड्राई रन में ज्यूम किया है कि ये 4 स्पेस 2 स्पेस 0 ये प्रिंट करेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिएगा 4 स्पेस 2 स्पेस 0 ये प्रिंट कर रहा है फंक्शन, और यही हमने ड्राई रन में ज्यूम किया था कि ये कुछ ऐसी प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाय यूजिंग डैश वी अवॉइड द रिकर्सिव मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग ए ट्री। क्या चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं रिकर्सिव कॉल से, रिकर्सिव मेथड से, कि हमने ट्री को जब ट्रैवर्स करना होता है तो हम रिकर्सिव मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा हमारे पास कोई फीचर है, कोई फंक्शन फैसिलिटी है कि हम ट्री ट्रैवर्स करते हुए रिकर्सिव कॉल से बच जाएं या मेथड से बच जाएं, और न सिर्फ इससे बच जाएं बल्कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि विच मेक्स ए यूज़ ऑफ स्टैक एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम। यानी रिकर्सिव मेथड्स में हम बार बार स्टैक को यूज़ करते हैं, मेमोरी को यूज़ करते हैं, टाइम बहुत हमारा कंज्यूम होता है। तो आपने थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज पढ़े होंगे और उनकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी a threaded binary tree basically is designed to make in-order traversal more efficient by using threads to point the in-order successor or predecessor। वो ये काम कर सकते हैं efficiently, जो उनके threads होते हैं वो thread point करते हैं आपके in-order जो successor है या predecessor है। इस सूरत में क्या करते हैं आप, stack से या recursion से बच सकते हैं। This helps basically avoiding the need of stack और recursion। Again, this is a conceptual question, definition question, ये foundation concept है, तो यहाँ से B ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। 39 है, in a threaded binary tree the null pointers are replaced by, again ये भी फिर क्या है आपका conceptual question है कि जो null pointers हैं वो किससे रिप्लेस होते हैं। अभी हमने कहा in order successor या predecessor, तो इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर आपकी बी ऑप्शन है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन ए थ्रेडेड बाइनरी ट्री नल पॉइंटर्स आर रिप्लेस्ड बाय पॉइंटर्स टू इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर टू फैसिलिटेट एफिशिएंट ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्जन और स्टैक। यही बात हमने ऊपर भी की है, तो यहां से आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन, एंड अ परफेक्टली बैलेंस्ड AVL ट्री। AVL ट्री आपके ज़हन में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ों को विजुलाइज करना शुरू करेंगे तो चीज़ें अटैम्प्ट करनी भी बड़ी आसान हो जाएंगी। द इंसर्शन ऑफ ए नोड नीड्स डैश रोटेशन। देखिए ट्री बैलेंस होता है, जब भी कुछ चीज़ आप इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं कोई नोड, तो वो जो बैलेंस आप करते हैं ट्री को, ज़ाहिर बात है कहीं आप लेफ्ट या राइट उसको रोटेट करके करते हैं। तो पूछा ये गया है कि एक नोड जब आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, इंसर्शन ऑफ ए नोड, तो एक नोड जब आपने इंसर्ट कर दी तो आपको नीड यानी ज़रूरत है कितनी रोटेशंस की। आपने कोई रोटेशन नहीं करनी, एक करनी है, दो करनी है, या आपको नहीं पता,
या कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है या कुछ भी, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या है या आपने क्या पढ़ा है, तो बाय डेफिनेशन अगर आप याद करें, आपको याद आ गया होगा कि ऐसी सूरत में ज़्यादातर केसेस में 90% से ज़्यादा केसेस में या टिपिकल जो केस है, एक आप नोड इंसर्ट करते हैं तो जो पहले से AVL ट्री बैलेंस्ड है, एक नोड इंसर्ट करने के बाद आपको एक ही रोटेशन करनी पड़ती है। ये राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, बट 90% से ज़्यादा टिपिकल केसेस में ऐसा ही होता है। बहुत रेयर केसेस हैं जहां पे आपको एक नोड इंसर्ट करते हुए एक से ज्यादा रोटेशंस की जरूरत पड़ती है। दोज आर वेरी रेयर केसेस और लेस केसेस और शायद एक्सेप्शनल केसेस। तो जनरली आप टिपिकली कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड AVL ट्री जो होता है उसमें एक नोड आप इंसर्ट करते हैं तो ट्री को दोबारा बैलेंस करने के लिए एक रोटेशन दरकार होती है या काफ़ी होती है। सो फाइनली हमारे 40 मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन थे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, MCQs, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमने कोशिश की है कि कुछ आपको एक फ्लेवर भी दिया जाए, एक आइडिया भी दिया जाए और एक थोड़ी सी कुछ क्विकली रिफ्रेशर के तौर पर कुछ चीज़ें हम पॉसिबली भी शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर सकते हैं। वो हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी तैयारी भी करवाई जाए। ये किस हद तक हम कामयाब हुए हैं, आप अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमिंग अप नेक्स्ट जी, इस अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको यानी रिव्यू करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे और कुछ जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कुछ बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को देखने के बाद जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई आपने खुद किए हैं उनको आपने एटलीस्ट ज़रूर रिव्यू करना है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीडियो आने से पहले उनको रिव्यू कर लेंगे तो सब्जेक्टिव आई बिलीव आप बहुत आसानी के साथ कर रहे होंगे। लेकिन अगर बिना तैयारी के सब्जेक्टिव रिव्यू कर रहे होंगे तो आई एम सॉरी टू से कि शायद आपको ना उतनी समझ आए और ना ही आप उतनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मेरी एडवाइस कि काम करके आइए, चीज़ें रिव्यू करके बैठिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि आपको एटलीस्ट एक रिफ्रेशर दें और एक उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी किसी भी वजह से नहीं हो सकी उनको एक गैप एनालिसिस दिया जाए या बताया जाए या वो खुद असेस कर सकें कि कौन से एरियाज वीक हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि सब्जेक्टिव से पहले उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें, कि वो गैप्स ब्रिज कर सकें जो उन्होंने खुद हाईलाइट या आइडेंटिफाई किए हैं। लास्टली हमारी कोशिश आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। इसी तरह हम चाहेंगे कि आप भी हमारे कंटेंट को, हमारी प्रेजेंटेशन को, हमारी डिलीवरी को किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ठीक है, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि वो हेल्प करेगी इस कंटेंट को बेहतर प्रेजेंट बेहतर या डिलीवर बेहतर करने के लिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और हम इंतज़ार करेंगे कि आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कुछ चीज़ सीख पाए हों या आपकी हम कुछ भी हेल्प कर पाए हों तो ज़रूर ज़रा जनरली बताइएगा, फराज दिली के साथ बताइएगा कि आपको इससे कितनी हेल्प मिली, कितना कॉन्फिडेंस मिला या कितनी इंसाइट मिली जो आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो सब्जेक्टिव पार्ट है हम जल्दी उसको प्रिपेयर करें, उसको रेडी करें और फिर ड्राफ्ट करके आपके सामने पेश करें ताकि एग्जाम से पहले आप भरपूर तरीके से तैयारी करके जाएं। कम से कम एक पेपर आपने देखा हुआ हो, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाए इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ फरमाए, आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको खैरियत से रखे। अपना ख्याल रखिएगा। बात करते हैं अब आपसे इंशाल्लाह, कनेक्ट करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर CS 301 डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।